हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए प्रतिदिन नित्य क्रांति वाला वीडियो लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम की क्रांति के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो दोस्तों, अर्थात आपके एग्जाम में एक क्रांति पैदा कर दे दोस्तों। तो दोस्तों, इस कलम की क्रांति के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा कि भारत के अंदर जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है वो कब लागू होती है। तो दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त, जी हाँ, क्या है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, क्या इसकी पृष्ठभूमि क्या है, अर्थात भारत में ये कब लागू होती है। क्या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू होने से पहले भारत के अंदर भू राजस्व व्यवस्था थी या नहीं थी, एक एक टॉपिक्स को आप समझने का प्रयास करिएगा। और दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये वीडियो आप देखने के बाद आपको YouTube पर कोई सा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। इस वीडियो में मैंने उन सारे प्रश्नों के संग्रह को शामिल किया है जो आपके एग्जाम के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हो दोस्तों। तो दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की पृष्ठभूमि भारत के अंदर कैसे तैयार होती है उसको एक एक पॉइंट में हम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ताकि यहां से बनने वाले प्रश्न को आप पूरी तरह से कर पाएं। तो दोस्तों, बिना समय को गंवाते हुए हम कलम की क्रांति से एक नया इतिहास रचेंगे। तो दोस्तों, 23 जून, जी हाँ 23 जून 1757 की बात है दोस्तों। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ये पूछा जाता है कि भारत के अंदर प्लासी का युद्ध कब हुआ है। जी हाँ, प्लासी का युद्ध, जी 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध होता है दोस्तों। इस युद्ध में अंग्रेज की विजय होती है। जी हाँ, ये पृष्ठभूमि है, अर्थात भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कैसे हुई, इसकी पृष्ठभूमि पहले कैसे तैयार हुई, उस पृष्ठभूमि पर हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। तत्पश्चात आपको स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की ओर ले चलेंगे। तो दोस्तों, 23 जून 1757 की बात है, प्लासी का युद्ध होता है। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है। और दोस्तों, इस युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों को मीर जाफर से, जी हां, नाम देखिएगा, मीर जाफर से 24 परगने की जमींदारी, 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हो जाती है। जमींदारी, जी हां, आप इस बात को परगना बात को नहीं समझ पा रहे होंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों। इसको एकदम तोड़कर आपको बता देता हूं। परगना शब्द क्या है, याद रखना। ब्रिटिश काल में भू राजस्व वसूलने के लिए एक ऑफिस बनाई जाती थी, उस ऑफिस को बोला जाता था परगना, अर्थात गांव में एक स्थान बनाया जाता था और वहां पर ब्रिटिश काल में भू राजस्व वसूल करके ले जाकर पदाधिकारियों को दिया जाता था। उसको बोलते थे, याद रखना, क्या बोलते थे, परगना बोलते थे। जैसे आज हम बात करें तो हमारा जो तहसील स्तर पर है, जैसे एसडीएम बैठता है और वो क्या करता है भारत के अंदर, उसका एसडीएम, एसडीएम, इस एसडीएम का मतलब होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। जी हाँ, एसडीएम सब डिवीजन, हमारा जो जिला है वो डिवीजन में बटा हुआ है, तो सब डिवीजन में अलग अलग जो डीएम एसडीएम होते हैं वो सब हर जगह पे अलग अलग डिवीजन में बैठे होते हैं। और ये एसडीएम किसके अंडर में कार्य करते हैं, डीएम के, जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतर्गत ये कार्य करते हैं। और दोस्तों, इनका कार्य क्या होता है, ये भू राजस्व वसूलने का कार्य करता है, अर्थात भूमि से संबंधित मामलों की देखरेख तहसील स्तर पर करते हैं। वैसे ब्रिटिश काल में परगने होते थे और ये गांव में 3-4 गांव को मिला करके एक परगना बनाया जाता था, अर्थात एक ऑफिस बनाई जाती थी जहां पर भू राजस्व वसूल करके ब्रिटिश काल में पदाधिकारियों को दिया जाता था दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए, ये बात थी परगना। अब इसके आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मीर जाफर से 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हो जाती है और उसके बाद 1760 ईस्वी में, जी हां, इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा,
1760 ईस्वी में मीर कासिम से, जी मीर कासिम से तीन प्रांत कौन कौन थे? बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव। दोस्तों ये तीन जो क्षेत्र थे, ये तीनों क्षेत्र कहां थे? पश्चिम बंगाल में थे। दोस्तों 1760 ईस्वी में बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव आदि क्षेत्रों में अंग्रेजों को भू राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और इससे पहले कहां पर? 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हो जाती है। और 1760 में बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव क्षेत्रों में भू राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके बाद एक पॉइंट को और देखते हैं दोस्तों, जो भारत के अंदर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की पृष्ठभूमि तैयार होती है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा बक्सर का युद्ध। जी हां, बक्सर का युद्ध, जी बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764 ईस्वी में। जी हां, बक्सर का जब युद्ध होता है तो इस युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद होता क्या है? इलाहाबाद की 2 संधि होती है। जी हां, इलाहाबाद की 2 संधियां होती है। 2 संधियां होती हैं। और कब कब होती है? कभी कभी ये पूछा जाता है। तो एक होती है 12 अगस्त 1765 ईस्वी में और दूसरी 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। जी हां, ये 2 संधियां होती है दोस्तों। इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। और इलाहाबाद संधि के तहत अंग्रेजों को 3 प्रांत और मिल गए। कौन कौन प्रांत मिल गए? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। जी हां, ध्यान से सुनिएगा। इसको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में हमारे भारत के अंदर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कैसे लागू हुई। तो दोस्तों इलाहाबाद संधि होती है, उससे 2 संधियां होती हैं इलाहाबाद की। और क्या प्रांत प्राप्त होते हैं? बंगाल प्राप्त होता है, बिहार प्राप्त होता है और उड़ीसा प्राप्त हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों जैसे ही इन सारे क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, तब भारत के अंदर क्या लागू होता है? ध्यान से सुनते चलिएगा मेरे प्यारे भाइयों, और देखने के बाद आपको लगेगा नहीं वाकई में यही है। तो दोस्तों इसके बाद अब 1765 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा, 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव, जी हां 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर दिया? बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया। क्या लागू कर दिया? द्वैध शासन। जी हां, और ये बताएं भाई द्वैध शासन क्या होता है? इसको तोड़कर आपको बता देते हैं। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लागू कर दिया बंगाल में। द्वैध शासन क्या है? अंग्रेज कितने चालाक थे, ये भारत की जो शासन व्यवस्था थी उसको 2 भाग में बांट कर रख दिया। क्या कर दिया? दीवानी और भू राजस्व और दीवानी क्या करते थे? ब्रिटिश सरकार अपने पास रखे थे, अपने पास रखा। और याद रखना फौजदारी मामले के लिए क्या कर दिए? एक दीवान नियुक्त कर दिया, नायब की नियुक्ति कर दिया। किसके? नवाब। जी हां, किसके हाथ? नवाब के हाथ। बंगाल का नवाब के हाथ में फौजदारी। उनका कहना था कि लड़ाई झगड़ा आप देखो और पैसा हम अपने पास रखेंगे। वाह रे वाह, अंग्रेज भारत के अंदर और मेरे भारत के लाल, कैसे कैसे मेरे भारत के साथ ऐसा अन्याय हुआ है। दोस्तों ऐसी व्यवस्था थी कि झगड़ा, बंगाल में एक नवाब नियुक्त कर दिया, वो झगड़ा मामला देखेगा और अंग्रेज क्या करेंगे? अपने पास माल मटेरियल अपने पास रखेंगे और झगड़ा कौन देखेगा? नवाब देखेगा। ये है, याद रखना, द्वैध शासन व्यवस्था। और दोस्तों भारत के अंदर द्वैध शासन व्यवस्था कब तक चलती रही? तो दोस्तों 1772 ईस्वी तक चलती रही। जी हां, कब तक चलती रही? 1772 ईस्वी तक चलती रही। जी हां, द्वैध शासन कब तक चलती रही? 1772 तक चलती रही। और इसे वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। जी हां,
1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने भारत से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया दोस्तों। अब इसकी अगली कड़ी में चलते हैं दोस्तों अंग्रेजों ने बंगाल में मोहम्मद रजा खां को नायब दीवान नियुक्त कर दिया। जी हां, अंग्रेजों ने मोहम्मद रजा खां को बंगाल का नायब दीवान नियुक्त कर दिया। नायब दीवान आज भी जानते हैं ना, नायब तहसीलदार होता है दोस्तों। तो दोस्तों अंग्रेजों ने मोहम्मद रजा खां को बंगाल का नायब और दीवान नियुक्त कर दिया दोस्तों। और दोस्तों उसको यह आदेश दिया गया रजा खां को कि वह ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व वसूले। क्या कर दिया? ये आदेश दे दिया कि आपके पास जितनी सामर्थ्य हो वो पूरी ताकत लगा दो कि भारतीयों से ज्यादा भू राजस्व वसूल करे। तो दोस्तों याद रखना 1770 की बात है। 1770 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ा। जी हां, 1770 ईस्वी में बंगाल में एक अकाल पड़ता है दोस्तों, और बंगाल की 1/3 जनता की मृत्यु हो जाती है। जनता की मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर भी लोगों ने समय पर अपना लगान जमा कर दिया दोस्तों। इसलिए जमा कर दिया कि अंग्रेज इतनी कठोरता से पेश आ रहे थे कि अगर आप लगान नहीं दोगे तो आपकी जो भूमि थी वो क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी दोस्तों। जब्त प्रणाली जिसको बोलते हैं, वो लगान आप नहीं दोगे तो ब्रिटिश सरकार की हो जाती थी। इसलिए बेचारे डर के मारा क्या किए कि जनता की 1/3 मृत्यु होने के बाद भी एकदम समय से लगान को जमा कर दिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट में चलते हैं। दोस्तों अंग्रेजों ने भारत के अंदर, ध्यान से देखिएगा, 1772 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंचशाला व्यवस्था लागू किया। पंचशाला बंदोबस्त, जी हां, पंचशाला बंदोबस्त व्यवस्था। इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी भारत में पूछता है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से पहले कौन सी व्यवस्था थी? तो दोस्तों भारत में 1772 में अंग्रेजों ने पंचशाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। और दोस्तों इस व्यवस्था की खासियत क्या थी? तो खासियत देखिएगा, उच्च बोली लगाने वाले को ठेका दिया जाता था। जी हां, उच्च बोली लगाने वाले को भू राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था। भू राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था। जी हां, ध्यान से सुनिएगा, पंचशाला बंदोबस्त भारत में कब लागू हुई? 1772 ईस्वी में दोस्तों। और इसमें उच्च बोली लगाने वाले को अधिक से अधिक जो लगाता था ठेके पर बोली, उसको क्या करते थे? भू राजस्व वसूलने का अधिकार दे देते थे। तो इसको कौन सी बोलेंगे? पंचशाला बंदोबस्त व्यवस्था भारत के अंदर कब लागू होती है? 1772 ईस्वी में दोस्तों। इसके बाद एक व्यवस्था और लागू होती है भारत के अंदर अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था से पहले। जी हां, 1777 ईस्वी में सालाना बंदोबस्त लागू हुआ। सालाना बंदोबस्त, जी हां, ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाला है। भारत के अंदर सालाना बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू हुआ? 1777 ईस्वी में। और इस व्यवस्था की समाप्ति याद रखना अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के तहत होती। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत खत्म होती है। जी हां, 1777 में भारत में सालाना बंदोबस्त आता है और इसकी समाप्ति अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के तहत होती है। अब चलेंगे भारत के अंदर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। अब आता है भारत के अंदर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। तो दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था क्या है, इसको पहले हम समझेंगे।
कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भारत में है क्या? दोस्तों ये 10 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया, 10 वर्ष के लिए, जी हां, अस्थायी कर दिया गया। और किसने किया है याद रखना, यह भी पॉइंट आता है दोस्तों, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जी हां, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया कि भारत के अंदर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 10 वर्ष के लिए लागू होगी। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कौन है? तो भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और दोस्तों यह व्यवस्था कब लागू हुई? तो दोस्तों यह व्यवस्था 22 मार्च 1793 ईस्वी को बंगाल में, जी हां, कहां पर लागू हुई? बंगाल में लागू हुई दोस्तों, जी हां, आपने सही सुना, कहां? 22 मार्च 1793 को बंगाल में लागू हुई। और यह भारत के कौन कौन से प्रांतों में लागू हुई? तो दोस्तों इसको भी एक पॉइंट में समझिएगा कि भारत के यह कौन कौन से, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर, वाराणसी आदि क्षेत्रों में लागू की गई। जी हां, आप ध्यान से सुनिए कि भारत के अंदर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर, वाराणसी आदि क्षेत्रों पर लागू की गई थी। तो दोस्तों इसमें यह आता है कि यह ब्रिटिश भारत की कितने परसेंट भूमि पर आई थी? तो पॉइंट को नोट करिएगा, यह ब्रिटिश भारत के 19% भूमि पर लागू हुई थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% भूमि पर आई थी। जी हां, इस पॉइंट को ध्यान से रखिएगा, 19% भूमि पर लागू किया गया था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का कितना हिस्सा लागू किया गया था, यह पॉइंट में आता है दोस्तों। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का ब्रिटिश भारत के लिए 10/11 भाग निश्चित किया गया। जी हां, लगान के रूप में कितना दिया जाएगा? 10/11 भाग ब्रिटिश भारत के लिए 10/11 भाग दिया जाएगा। और जमींदार कितना लेंगे? जी हां, जमींदार के लिए 1/11 भाग निश्चित किया गया। जी हां, ब्रिटिश भारत के लिए 10/11 भाग ब्रिटिश सरकार लेगी और जमींदार कितना लेगा? 1/11 भाग जमींदार लेगा। दोस्तों इस व्यवस्था से किसान भारत के कंगाल होता चला गया। जी हां, ध्यान से सुनिएगा, इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या किए? भारत में किसान कंगाल होता चला गया। ये एसके पांडे बुक बता रही है भाई, एसके पांडे की, याद रखना, 3 करोड़ 75 लाख रुपए वार्षिक दर पर जमींदार लेते थे। जी हां, भारत में लगान वसूली का यह रूल था कि 3 करोड़ 75 लाख में ब्रिटिश सरकार से ले लेते थे और वसूल कितना करते थे? 13 करोड़ रुपए। जी हां, कितना वसूल करते थे? 13 करोड़ वसूल करते थे जमींदार से। और दोस्तों देखिए 3 करोड़ और 13 करोड़ कितना हुआ? और बीच में कौन लेता था? जमींदार, जमींदारों का फायदा। जी हां, जमींदारों का फायदा। और याद रखना, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस्तमरारी व्यवस्था। इस्तमरारी, अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर क्या बोलेंगे इसको? या जमींदारी व्यवस्था। इस्तमरारी या जमींदारी व्यवस्था। जी हां, दो में से एक होगा, या तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था होगा दोस्तों। तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था
का ये रहा आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोस्तों। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं उसको आप लोग पूरी तरह से कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने इसमें सारे प्रश्नों का संग्रह शामिल किया है जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और दोस्तों आपके लिए अगले एपिसोड में फिर से नया वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।